हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज हमारा लेक्चर 4 है जिसका नाम है सिंप्लीफाइड एंड इनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस। ये जो टारगेट 50 सीरीज है इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज है वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इस सीरीज से आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि पीपीपी के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन टॉपिक्स को आप आसानी से कवर भी कर पाओगे। तो इस सीरीज को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर फॉलो करना है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कुछ ई बुक्स मिल जाएंगी। टोटल आपको 3 ई बुक्स मिलेगी। पहले ई बुक के अंदर आपको 135 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जिससे आप जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाओगे। दूसरी ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जीआईबी के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरी ई बुक के अंदर आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है मिल जाएंगे। ये जो ई बुक्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस लिंक पे जाइए। ठीक है, लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको ये जो ई बुक्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स। ये नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स कौन होते हैं? तो देखो, अगर कोई पर्सन बिना बैंक ब्रांच में जाए अकाउंट ओपन करवाता है रिमोटली और रिमोटली ही अकाउंट को ऑपरेट करता है तो उसे हम नॉन फेस टू फेस कस्टमर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक अमित नाम का पर्सन है, ठीक है, उसे एबीसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन करवाना था। ठीक है, तो अमित ने क्या किया, वीडियो कॉल के ऊपर एबीसी बैंक के ऑफिशियल से बातचीत की। ठीक है, और बैंक ने भी डिजिटली जो है वो अमित की केवाईसी कर दी और इसका अकाउंट जो है वो ओपन हो गया। यानी कि अमित अभी तक फिजिकली बैंक ब्रांच में नहीं गया है और ना ही किसी बैंक ऑफिशियल से मिला है। तो ये जो अमित है ये एक नॉन फेस टू फेस कस्टमर है। अब देखो, बैंक ने क्योंकि फिजिकली कभी अमित को देखा नहीं है ना, और अमित अपना अकाउंट भी रिमोटली ही ऑपरेट कर रहा है, तो ये जो अकाउंट है वो थोड़ा सा रिस्की बन जाता है। इसीलिए बैंक जो है इस तरह के अकाउंट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। जैसे कि इन अकाउंट्स के अंदर अगर ये डिपॉजिट अकाउंट है तो जो बैलेंस है वो कभी भी 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बैलेंस जो है वो 1 लाख से ज्यादा हो जाता है, जैसे मान लो 1.5 लाख हो जाता है, तो जो अकाउंट है वो नॉन ऑपरेशनल हो जाता है और तब तक नॉन ऑपरेशनल रहता है जब तक कि जो कस्टमर है वो अपना ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट बैंक के पास सबमिट नहीं करवा देता है फिजिकल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद इन अकाउंट्स के अंदर 1 साल के अंदर जो टोटल क्रेडिट है वो 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि हम 2 लाख से ज्यादा पैसा इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट नहीं करवा सकते। इस मोड के थ्रू आपको टर्म लोन मिल सकते हैं। ठीक है, पर 1 साल के अंदर मैक्सिमम आपको 60,000 रुपए तक का लोन जो है वो मिल सकता है। इस मोड के थ्रू आप डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो, बोरोवेल अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। बस ये जो अकाउंट है वो मैक्सिमम 1 साल के लिए ही वैलिड जो है वो रहता है। ठीक है, और इस 1 साल के अंदर कस्टमर को कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन जो है वो करवानी होती है नॉर्मल मोड के थ्रू। ओके, अगर एक पर्सन जो है वो 1 साल के अंदर ओवीडी सबमिट नहीं करवाता है या फिर अपनी जो सीडीडी है वो कंप्लीट नहीं करवाता है तो जो डिपॉजिट अकाउंट है वो क्लोज कर दिए जाते हैं। ठीक है, और जो बोरोवेल अकाउंट है उसमें से भी फर्दर कोई डिसवर्सल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब ये अकाउंट ओपन करवाने के लिए कस्टमर को ना एक डेक्लेरेशन देना होता है बैंक को, जिसके अंदर कस्टमर बताता है कि उसने पहले से इस मोड के थ्रू कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करवाया हुआ है। साथ ही साथ कस्टमर ये भी प्रॉमिस करता है कि वो इस मोड के थ्रू किसी और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कोई अकाउंट जो है वो ओपन नहीं करवाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे इनहांस ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स की। देखो, अब ये इनहांस ड्यू डिलिजेंस क्या होता है ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो, कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कि रिस्की होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन होते हैं, है ना, वो काफी ज्यादा रिस्की कस्टमर्स होते हैं। तो वहां पर जो ड्यू डिलिजेंस है वो काफी इंटेंसिव तरीके से की जाती है। यानी कि जो वेरिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा की जाती है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो इनहांस ड्यू डिलिजेंस का मतलब है इंटेंसिव ड्यू डिलिजेंस करनी। ठीक है, तो किन किन का इनहांस ड्यू डिलिजेंस किया जाता है? तो सबसे पहले देखो, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, है ना, जिनके पास ना पब्लिक फंक्शन के अंदर एक प्रोमिनेंट पोजीशन होती है। मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर उनके पास एक अच्छी खासी पोजीशन होती है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जैसे मान लो कोई यहाँ पर आईएएस ऑफिसर है, ठीक है,
या फिर कोई पॉलिटिशियन है या फिर कोई जज है, मिलिट्री ऑफिसर है, वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है ना, जो कि किसी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है या फिर गवर्नमेंट के अंदर उसके पास एक अच्छी खासी पोजीशन है, उसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है ना, तो वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के अंदर आ जाता है। ओके, अब ये इतने ज्यादा रिस्की क्यों माने जाते हैं? क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, जैसे मान लो कोई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, पॉलिटिशियन है ना, वो करप्शन वगैरह मतलब कर सकते हैं, ठीक है, वो रिश्वत वगैरह जो है वो ले सकते हैं, इसका रिस्क जो है वो ज्यादा होता है ना, इसीलिए बैंक को ज्यादा निगरानी जो है वो रखनी होती है, ठीक है। अब इनका अकाउंट जब ओपन किया जाता है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि सबसे पहले पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का अकाउंट ओपन करना है या फिर नहीं करना है, ये जो डिसीजन है वो सीनियर मैनेजमेंट के लोग जो है वो लेते हैं, ठीक है। अकाउंट ओपन करने से पहले पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के रिगार्डिंग अगर कोई इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है तो बैंक उसे भी चेक करता है। और अकाउंट के अंदर जब भी कोई पैसा आता है तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है पहले वो चेक किया जाता है, फिर वो पैसा अकाउंट के अंदर जो है वो क्रेडिट किया जाता है। अगर मान के चलिए किसी अकाउंट का बेनिफिशियल ऑनर जो है वो एक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, तो वहां पर भी ये सिमिलर प्रोसीजर को फॉलो जो है वो किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्लाइंट्स अकाउंट ओपन बाय प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज, ठीक है। तो देखो कुछ प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए म्यूचुअल फंड हाउस हो गए, पेंशन फंड वाले हो गए, या फिर सीए वगैरह जो है वो हो गए, या फिर ब्रोकर्स हो गए, जो कि अपने क्लाइंट के अकाउंट को मैनेज करते हैं, ठीक है, अपने क्लाइंट के बिहाफ पर जो है वो काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो करते हैं, ठीक है। तो कई बार ये जो प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज हैं ये अपने क्लाइंट के अकाउंट जो है वो ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी इनहांस ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी होता है। तो देखो अगर प्रोफेशनल इंटरमीडियरी ने कोई सिंगल क्लाइंट का अकाउंट ओपन किया है तो वहां पर जो क्लाइंट है उसे भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, यानी कि प्रोफेशनल इंटरमीडियरी को तो आइडेंटिफाई किया ही जाएगा, साथ के साथ क्लाइंट को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो चेक किए जाएंगे। उसके बाद अगर मान के चलिए प्रोफेशनल इंटरमीडियरी ने बहुत सारे क्लाइंट्स का अकाउंट जो है वो ओपन किया है, जैसे मान लो 50 क्लाइंट का अकाउंट जो है वो ओपन किया है, ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड वाले ऐसा कर सकते हैं, पेंशन फंड वाले ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये जो अकाउंट है ना वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही ओपन किए जाएंगे। उसके बाद अगर मान के चलिए कि कोई यहाँ पर प्रोफेशनल इंटरमीडियरी है जो कि कह रहा है कि वो अकाउंट तो ओपन करवाएगा बैंक के पास, वो पर अपने क्लाइंट्स की कोई डिटेल बैंक के साथ शेयर नहीं करेगा, तो ऐसे अकाउंट को बैंक ओपन नहीं करेगा। क्यों नहीं? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया ना कि बैंक को जो है वो क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना होता है। तो अगर प्रोफेशनल इंटरमीडियरी जो है वो क्लाइंट की डिटेल बैंक के साथ शेयर ही नहीं करेगा तो कैसे आइडेंटिफिकेशन हो पाएगी? ठीक है, तो ऐसे अकाउंट को बैंक ओपन ही नहीं करेगा। उसके बाद अगर मान के चले कि कोई सब अकाउंट ओपन किए जाते हैं, मतलब कि मान लो एक प्रोफेशनल इंटरमीडियरी है ना, उसने पहले एक मेन अकाउंट ओपन किया, फिर यहाँ पर कुछ सब अकाउंट भी ओपन किया अपने क्लाइंट्स के लिए, हर क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो अगर ये जो सब अकाउंट है वो सिंगल सिंगल है, मतलब कि मान लो कि ए पर्सन का एक सब अकाउंट है तो उसके अंदर सिर्फ ए पर्सन के ही फंड्स डिपॉजिट किए गए हैं, ठीक है, यानी कि सभी क्लाइंट्स के पैसे को एक अकाउंट में इकट्ठा करके डिपॉजिट नहीं करवाया गया है, अलग अलग अकाउंट में डिपॉजिट करवाया गया है, ठीक है। तो वहां पर जितने भी बेनिफिशियल ऑनर्स हैं, यानी इस अकाउंट के जितने भी बेनिफिशियल ऑनर्स हैं उनको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद अगर मान के चलिए कि जो पैसा है उसको को मिंगल कर दिया जाता है, यानी कि मान के चलिए कि जो फंड्स है उसको एक ही अकाउंट में इकट्ठा करके डिपॉजिट कर दिया जाता है। जैसे मान लो 50 क्लाइंट थे, है ना, उसका पैसा जो है वो एक ही अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया गया है एक साथ, है ना, को मिंगल कर दिया गया है सिंगल बैंक अकाउंट के अंदर। तो वहां पर भी सभी बेनिफिशियल ऑनर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एक बैंक जो है इनहांस ड्यू डिलिजेंस के लिए किसी इंटरमीडियरी की सीडीडी के ऊपर लाइन कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर म्यूचुअल फंड है, उसने अपने कस्टमर की कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की है, तो बैंक उसके ऊपर रिलाई कर सकता है, उसका यूज जो है वो कर सकता है। बस कंडीशन क्या है कि जो इंटरमीडियरी है वो रेगुलेटेड होनी चाहिए और सुपरवाइज एंटिटी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, और उसके पास एडुकेट सिस्टम होना चाहिए केवाईसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का। हालांकि जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है केवाईसी कंप्लायंस की वो बैंक की ही जो है वो रहती है। उसके बाद जो नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स हैं वो रिस्की हैं, है ना, तो उनके लिए भी इनहांस ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है। तो वैसे तो मैंने आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस बता दिए हैं, एक और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब भी आप इस तरीके से कोई अकाउंट ओपन करवाओगे, ठीक है, तो पहली जो पेमेंट इस अकाउंट के अंदर आप डिपॉजिट करवाओगे वो आप कैश से नहीं करवा सकते, वो पेमेंट आपको किसी दूसरे अकाउंट से ही करनी होगी,
जैसे मान के चलिए अमित है, उसने यहाँ पर एक नॉन फेस टू फेस मोड के थ्रू सेविंग अकाउंट ओपन करवाया, ठीक है। इस अकाउंट के अंदर वो पैसा डिपॉजिट करवाना चाहता है, तो जो पहला पैसा डिपॉजिट होगा ना, वो किसी और अकाउंट से होगा, कैश से नहीं हो सकता है। मान के चलो अमित का एक और अकाउंट है ना, किसी XYZ बैंक के अंदर, तो इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो सकता है, और ऐसा ही होना चाहिए जब पहली पेमेंट होगी। तो उसके बाद तो आप कैश डिपॉजिट वगैरह करवा सकते हो। अब बात करेंगे सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट की। देखो, अब कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो कि कम रिस्की होते हैं, तो वहां पर बैंक जो है ड्यू डिलिजेंस को सिंप्लीफाई कर देता है, इजी बना देता है, यानी कि वहां पर जो वेरिफिकेशन है वो थोड़ी सी कम की जाती है, ठीक है। जैसे अकाउंट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बहुत ही कम रिस्की होते हैं। तो देखो, अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसका सेविंग बैंक अकाउंट है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिस बेरर है ना, जिन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऑफिस में एक अच्छी खासी पोजीशन होल्ड करके रखी हुई है, जैसे कि मैनेजर वगैरह, उनका ही सीडीडी जो है वो किया जाएगा। बाकी मेंबर्स का सीडीडी करने की जरूरत नहीं है। पर अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, उसने लोन लिया हुआ है बैंक से, है ना, या लोन लेना चाहती है, तो उस केस में सभी मेंबर्स की सीडीडी करनी जो है वो जरूरी है। उसके बाद अगर मान के चलिए कि कोई फॉरेन स्टूडेंट है और वो इंडिया के अंदर कोई अकाउंट ओपन करवाना चाहता है टेम्पररी तौर पर, तो वहां पर भी जो ड्यू डिलिजेंस है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जैसे कि जो फॉरेन स्टूडेंट है ना, वो पासपोर्ट जिसके अंदर एक वैलिड वीजा और इमिग्रेशन एंडोर्समेंट होनी चाहिए, वो देकर, ठीक है, और होम कंट्री का एड्रेस प्रूफ देकर, फोटोग्राफ देकर, है ना, और जो लेटर है एडमिशन का वो देकर अकाउंट ओपन जो है वो करवा सकता है, ठीक है। अकाउंट ओपन करवाने के बाद इंडिया के अंदर स्टूडेंट का जो लोकल एड्रेस है ना, उसके बारे में 30 दिन के अंदर अंदर में स्टूडेंट को बताना होगा, यानी कि स्टूडेंट को एक डेक्लेरेशन देनी होगी जिसके अंदर वो बताएगा कि इंडिया के अंदर वो करंटली कहां पे रह रहा है, ठीक है। अब ये जो अकाउंट है, इसके ऊपर कुछ लिमिट्स लगाई गई हैं, जैसे कि इस अकाउंट के अंदर जो फॉरेन रेमिटेंस है वो 1000 यूएसडी डॉलर से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि आप इसके अंदर 1000 यूएसडी डॉलर से ज्यादा पैसा डिपॉजिट नहीं करवा सकते, ठीक है। उसके बाद इस अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है वो कभी भी 50,000 से ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलिए कि जो स्टूडेंट है वो पाकिस्तान का है ना, और वो इंडिया के अंदर पढ़ने आया है, तो उस केस में अकाउंट तभी ओपन किया जाएगा अगर आरबीआई की अप्रूवल मिल जाएगी, तो मतलब कि यहाँ पर आरबीआई की अप्रूवल लेनी जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पे स्मॉल अकाउंट। तो देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन नहीं करवा पाते हैं, तो उनके लिए स्मॉल अकाउंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। इस अकाउंट को एक इंडिविजुअल पर्सन जो है सिंपल एक डेकोरेशन देकर, फोटोग्राफ देकर जो है वो साइन करके ओपन जो है वो करवा सकता है, ठीक है। ये काम उसे डेजिग्नेटेड बैंक ऑफिशियल के प्रेजेंस में ही करना होगा, यानी कि इस अकाउंट को रिमोटली ओपन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, ये जो अकाउंट है ना, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं की गई है, ज्यादा यहाँ पर केवाईसी नहीं की गई है, इसीलिए इस अकाउंट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जैसे कि इस अकाउंट के अंदर आप 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए ही डिपॉजिट करवा सकते हो। इस अकाउंट के अंदर जो विड्रॉवल है, ट्रांसफर लिमिट है वो 10,000 की है, 1 महीने के अंदर आप 10,000 रुपए ही विड्रॉ कर सकते हो या फिर ट्रांसफर कर सकते हो। इस अकाउंट का जो मैक्सिमम बैलेंस है वो 50,000 रुपए जो है वो होना चाहिए। अगर मान लो कि गवर्नमेंट कोई ग्रांट आपको देती है या वेलफेयर बेनिफिट देती है और आपके अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट करवाती है, तो ये जो पैसा है वो लिमिट के अंदर नहीं आता है। यानी कि अगर मान लो गवर्नमेंट ने 10,000 रुपए आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाया है, ठीक है, तो इस 10,000 को हम ना तो इस लिमिट के अंदर कंसीडर करेंगे, ना ही इस लिमिट के अंदर कंसीडर करेंगे। इस अकाउंट के अंदर कोई भी फॉरेन रेमिटेंस जो है वो क्रेडिट नहीं हो सकती है। अब देखो, ये जो अकाउंट है ये हमेशा के लिए नहीं होता है, ये 12 महीनों के लिए वैलिड होता है। 12 महीनों के अंदर अंदर में आपको ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट देकर नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन करवाना होता है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, है ना, तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। हालांकि अगर आपने प्रूफ दे दिया कि भाई मैंने ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है पर वो अभी तक आया नहीं है, तो आपको 12 महीनों का और टाइम पीरियड जो है मिल जाता है, यानी कि ये मैक्सिमम 24 मंथ के लिए अकाउंट जो है वो वैलिड होगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तो इनके लिए भी जो ड्यू डिलिजेंस है, रिक्वायरमेंट्स है, उसको सिंप्लीफाई किया गया है। जैसे कि अकाउंट एलिजिबिलिटी की बात करें, तो अगर यहाँ पर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, वो अकाउंट ओपन करवा सकता है सभी के एलिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस को फॉलो करके, ठीक है। और एफ जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उसकी कैटेगरी क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाकर
अकाउंट ओपन जो है वो कर सकता है। ठीक है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट की बात करें तो इनकम टैक्स के जो कंप्लायंस है, जैसे कि जो FATCA CRS रूल्स है उनको फॉलो करना मैंडेटरी है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मान के चलिए कि बैंक ने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मांग लिया जो कि पहले एग्जाम था पर अब उस डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो को वो डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था इन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस और सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस वो कंप्लीट होता है। तो अब हम एक समरी यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने नॉन फेस टू फेस कस्टमर के बारे में पढ़ा था। तो आप नॉन फेस टू फेस मोड के थ्रू अकाउंट ओपन करवा सकते हो, सेविंग अकाउंट भी और बोरोवेल अकाउंट भी। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर कुछ लिमिट्स हैं जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस जो है वो कर लिया है, तो मैं दोबारा से इसको रिपीट नहीं करूंगा, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, रिमेंबर आपको याद रखना है 1 लाख, 2 लाख, 60,000 और 1 साल, क्योंकि ये जो लिमिट है वो 1 साल की है। ठीक है, 1 लाख मैक्सिमम बैलेंस हो सकता है, 2 लाख मैक्सिमम क्रेडिट हो सकता है 1 साल के अंदर, और 60,000 का मैक्सिमम आपको लोन मिल सकता है। इनहांस ड्यू डिलिजेंस किनका किनका किया जाता है, तो सबसे पहले पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज का, और यहाँ पर नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स का। ठीक है, और ये जो डिटेल्स हैं ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखी हैं, इसको यहाँ पर पढ़ लीजिए। ठीक है, दोबारा से मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद है सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस होता है, फॉरेन स्टूडेंट्स का, स्मॉल अकाउंट का, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का। ठीक है, तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से क्लियर जो है वो हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, क्लियर हो गया तो मैसेज करके जरूर बता देना। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर द सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग अ स्मॉल अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन लिमिट इज एक्यूरेटली स्टेटेड। तो देखो, स्मॉल अकाउंट आप ओपन करवा सकते हो पर उसके ऊपर यहाँ पर कुछ लिमिट्स लगाई गई हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी लिमिट्स यहाँ पर सही है। पहले देखो, एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट इन अ फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड 2 लाख एंड मैक्सिमम बैलेंस एट एनी पॉइंट मस्ट नॉट एक्सीड 1 लाख। तो ये गलत है, क्योंकि ये जो लिमिट है वो यहाँ पर नॉन फेस टू फेस कस्टमर की है, ना कि स्मॉल अकाउंट की। उसके बाद मंथली विड्रॉबल ट्रांसफर लिमिट जो है वो 50,000 की है, तो ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद एनुअल क्रेडिट लिमिट जो है वो 1 लाख की है ना। मंथली विड्रॉबल ट्रांसफर लिमिट जो है वो 10,000 की है एक महीने के अंदर, और जो मैक्सिमम बैलेंस है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो 50,000 रुपए है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ये तीनों लिमिट्स यहाँ पे जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइंट अकाउंट ओपन बाय प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज अंडर द इनहांस ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज अपने क्लाइंट के अकाउंट ओपन करते हैं उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले देखो, अगर कोई सिंगल क्लाइंट अकाउंट ओपन किया जाता है प्रोफेशनल इंटरमीडियरी के द्वारा, तो वहां पर इंडिविजुअल क्लाइंट को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर यहाँ पर क्लाइंट का पूल्ड अकाउंट है, यानी कि मल्टीपल क्लाइंट्स को एक सिंगल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए अकाउंट जो है वो ओपन किए गए हैं, है ना, जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, तो वहां पर स्टैंडर्ड बैंक प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बैंक आर परमिटेड टू ओपन कॉन्फिडेंशियल अकाउंट दैट डेलिबरेटली मास्क और प्रिवेंट द डिस्क्लोजर ऑफ इंडिविजुअल क्लाइंट डिटेल्स टू रेगुलेटेड एंटिटी, तो ये गलत है। अगर कोई ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर ये क्लॉज है कि क्लाइंट की डिटेल को शेयर नहीं किया जाएगा रेगुलेटेड एंटिटी के साथ, तो वो अकाउंट ओपन ही नहीं किया जाएगा, बैंक के पास परमिशन ही नहीं है उस अकाउंट को ओपन करने की। उसके बाद अगर यहाँ पर सेपरेट सब अकाउंट ओपन किए जाते हैं, ठीक है, हर क्लाइंट के लिए, और फंड्स को को मिंगल नहीं किया जाता है, तो सभी बेनिफिशियल ऑनर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर मान के चले कि जो फंड्स है वो इंटरमीडियरी के पास है ना, और उन फंड्स को एक सिंगल बैंक अकाउंट के अंदर को मिंगल कर दिया गया है, तो बैंक जो है वो एंटायरली एग्जेम्प्ट है इंडिविजुअल बेनिफिशियल ऑनर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो गलत है, क्योंकि यहां पर बैंक को इंडिविजुअल बेनिफिशियल ऑनर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ये कह रहा है कि एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो ये गलत है। उसके बाद बैंक जो है वो इंटरमीडियरी के कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के ऊपर रिलाई कर सकते हैं अगर इंटरमीडियरी रेगुलेटेड है, सुपरवाइज एंटिटी है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है केवाईसी कंप्लायंस की वो बैंक की है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो करेक्ट है, एक सेकंड, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत है। तो एक तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चौथी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, और यहाँ पर छठी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 1, 2 और यहाँ पर 4 और 6।
तीसरी और पांचवी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तीसरी और पांचवी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्लियर है? कोई डाउट हो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं अकाउंट ओपनिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, आपको बताना है कि किस सिनेरियो के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल मैंडेटरी है ना। पहला सिनेरियो देखो, एक लोकल बैंक ब्रांच है, वो यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करता है किसी अनक्रेडिटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करता है सिर्फ और सिर्फ ऑफिस बेरर का, है ना। जनरल मेंबर का कस्टमर ड्यू डिलिजेंस नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो, उसका सेविंग बैंक अकाउंट है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो ड्यू डिलिजेंस है वो सिंप्लीफाई कर दी गई है, सिर्फ ऑफिस बेरर का ही कस्टमर ड्यू डिलिजेंस जो है वो किया जाता है, तो यहाँ पर आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। उसके बाद कमर्शियल बैंक है ना, उसको रिक्वेस्ट किया गया है क्रेडिट लिंकिंग फैसिलिटीज के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बोला है कि हमें क्रेडिट भी यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, ताकि वो अपने मेंबर्स को लोन दे पाए। तो यहाँ पर भी आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, हालांकि जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस है वो सभी मेंबर्स की जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर एक फॉरेन नेशनल स्टूडेंट है जर्मनी का, है ना, वो मुंबई के अंदर पढ़ने आया किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो एक टेम्परेरी बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहता है पासपोर्ट का यूज करके और लेटर का यूज करके जो कि उसे इंडियन इंस्टीट्यूशन से मिला है ना, और होम कंट्री एड्रेस प्रूफ का यूज करके, तो यहाँ पर भी आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर कोई फॉरेन नेशनल स्टूडेंट है जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहता है पब्लिक सेक्टर बैंक ब्रांच के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, उसके पास वैलिड एजुकेशन वीजा है, इंस्टीट्यूट का एडमिशन लेटर है, तो देखो अकाउंट आप ओपन करवाओगे, पर यहाँ पर आरबीआई का अप्रूवल लेना जो है वो जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एक इंडिविजुअल है, उसके पास ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो यहाँ पर स्मॉल अकाउंट ओपन करवाना चाहता है एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ देकर और डेकोरेशन देकर डेजिग्नेटेड बैंक ऑफिशियल के सामने, तो यहाँ पर भी आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ और सिर्फ चौथे सिनेरियो के अंदर ही आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत जो है वो पड़ेगी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर आप जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर आना है edutap.in। उसके बाद आपको कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है और जेईई कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप जेईई कोर्सेज के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको हमारे सारे के सारे जेईई कोर्सेज जो है वो दिखने लग जाएंगे। जैसे कि अगर आप अच्छे तरीके से चारों पेपर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे यहाँ पर मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको चारों पेपर्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो जैसे कि आईएफएस, एएफएम, पीपीबी, तो हमारे पास इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। यहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। आईएफएस के साथ साथ पीपीबी का भी, एएफएम का भी और आरबीडब्ल्यूएम का भी। ओके, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है मिल जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे ओवर होता है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, और ये हमारी ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी देखो, अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो बता सकते हो, जैसे कि कंटेंट आपको कैसा लगा, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है, ठीक है। तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।